हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 स्टडी करने वाले हैं और इस चैप्टर का हम लेक्चर नंबर 1 लेके आए हैं और चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को बच्चों हम वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। और इसमें हम मोशन के कंसर्निंग इंपॉर्टेंट बातें स्टडी करने वाले हैं कि कभी भी किसी मोशन को स्टडी करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है बच्चों। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चैप्टर को जब पढ़ते हैं वो बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, कई बच्चे बोलते हैं हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, कई बच्चे बोलते हैं हम काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। वो क्या मतलब है वो हम पहले देख लें बच्चों। सबसे पहले हम बात कर लें मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स क्या है बच्चों? ये आपकी ब्रांच है फिजिक्स की, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। और मैं कहूंगा काफी ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच है फिजिक्स की, विच डील्स विद द it deals with the study of objects at rest or in motion। अगर आप डील कर रहे हो ऑब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है या मोशन में है, अगर आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी कर रहे हो तो हम बोलेंगे हम मैकेनिक्स में डील कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स अगर रेस्ट में है या मोशन में है, अगर आप रेस्ट या मोशन के ऑब्जेक्ट्स की अगर आप स्टडी कर रहे हो तो हम बोलेंगे कि हम मैकेनिक्स में डील कर रहे हैं बच्चों। तो आपका क्लास 11 में हमने मैक्सिमम मैकेनिक्स के बारे में ही पढ़ना है, हमने ज्यादातर मोशन को ही स्टडी करना है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट के मोशंस आएंगे, कभी सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, कभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, कभी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, कभी हम मोशन ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्लास 11 में मैकेनिक्स का काफी ज्यादा रोल है, हमने काफी ज्यादा मैकेनिक्स में ही डील करना है क्लास 11 में। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए जो मैकेनिक्स होता है इसकी क्या क्या टाइप्स हैं। ये 3 तरह का होता है बच्चों। एक होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है? ये है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। स्टैटिक्स एक ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगे जो रेस्ट में होंगे। तो बच्चों, स्टैटिक्स हमने कहा पढ़ना है? लिक्विड्स में जब हम स्टडी करेंगे, लिक्विड्स को जब हम स्टडी करेंगे आगे तो हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे। लिक्विड्स की स्टडी बच्चों हम दो ढंग से डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे लिक्विड्स की स्टडी करते हैं जब लिक्विड रेस्ट पे होगा, और कभी हम लिक्विड्स को ऐसे स्टडी करेंगे जब लिक्विड मोशन में होगा। जब लिक्विड रेस्ट पे होता है तो हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्टडी कर रहे हैं, जब लिक्विड के मोशन में स्टडी हम कहेंगे हाइड्रोडायनामिक स्टडी कर रहे हैं। तो हम लिक्विड्स का रेस्ट का मोशन हम लिक्विड्स को जो रेस्ट में स्टडी कर रहे हैं वो हमारा स्टैटिक्स ब्रांच आएगा, वो हम आगे लिक्विड्स में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे टाइम की बात करें, टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे रहेगी इसलिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हम टाइम की बात नहीं करते स्टैटिक्स में। जबकि काइनेटिक्स में अगर हम बात करें, काइनेटिक्स क्या होती है? जो हमने ये चैप्टर पढ़ना है ये हम काइनेटिक्स में ही डील करेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनेटिक्स में ही आता है। इसमें हम स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन की बात करेंगे विदाउट knowing the cause of its motion। काइनेटिक्स में हम क्या डील करने वाले हैं? हम ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने वाले हैं मोशन में, ऐसे सब ऑब्जेक्ट्स की हम स्टडी करने वाले हैं जो मोशन में होंगे। लेकिन हम मोशन का कॉज क्या है उसको कभी स्टडी नहीं करेंगे, मतलब उस मोशन के पीछे फोर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है इसकी हम कभी बात नहीं करेंगे इस चैप्टर में। काइनेटिक्स में ऐसा नहीं होता है, मतलब ये चैप्टर भी काइनेटिक्स में ही डील करेंगे, इसमें हम कभी भी फोर्स की बात नहीं करने वाले इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, मतलब इसमें न्यूटन लॉ की हम बातें नहीं करने वाले हैं। जैसे इस चैप्टर में हम डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। अब उस एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो हम इस चैप्टर में बातें नहीं करेंगे। किस चैप्टर में? मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। तभी बच्चा बोलता है कि मैं काइनेटिक्स स्टडी कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे कॉज ऑफ इट्स मोशन के लिए बात नहीं होने वाली है। तो काइनेटिक्स में हम मोशन के बारे में ही स्टडी करेंगे लेकिन उसके कॉज के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। तीसरा बच्चों, डायनेमिक्स। तीसरी ब्रांच है मैकेनिक्स की डायनेमिक्स। इसमें क्या होता है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, और इसमें हम वी विल कंसिडर
we will consider the cause of its motion, और मोशन का कॉज भी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। मतलब इसमें हम न्यूटन लॉ की बातें करेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन NLM इन शॉर्ट में लिख रहा हूं। हम इसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बातें करेंगे, मतलब मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसकी भी हम बातें भरपूर ढंग से करेंगे। किसमें? डायनेमिक्स में। ये हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, लॉस ऑफ मोशन जब हम पढ़ेंगे तब हम डायनेमिक्स की बातें स्टडी करेंगे बच्चों। तो ये 3 ब्रांचेस हैं आपकी, किसकी? मैकेनिक्स की। बच्चों एक आपने ध्यान देना है, इन दिस चैप्टर we will confine ourselves to point objects। इस चैप्टर में हम अपने आप को पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में डील करने वाले हैं। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होता क्या है? An object is said to be point object if it travels or covers a large distance as compared to its own dimension। बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब यही होता है कि वो एक पॉइंट है, ऑब्जेक्ट आपका एक पॉइंट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है अगर कोई भी बॉडी अपने डायमेंशन के कंपैरेटिव काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले। मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो लेंथ है काफी कम है या उसकी लेंथ कुछ है, और अगर वो अपनी लेंथ के कंपैरेटिव काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है तो हम उसकी लेंथ को क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। हम उसकी लेंथ को क्या करेंगे बच्चों? इग्नोर कर देंगे। हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। जैसे मान लो ये आपका जम्मू बस स्टैंड है और ये आपका दिल्ली बस स्टैंड है, दिल्ली बस स्टैंड है। इस केस में यहाँ पे एक बस है, आपके पास एक बस है जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है फ्रॉम जम्मू टू दिल्ली, और आपको पता है जम्मू से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में है। इस केस में ये जो बस होगी इसकी जो अपनी लेंथ होगी 2 मीटर, मान लो जो लेंथ है बस की वो 2 मीटर है, तो उस केस में इसकी जो लेंथ है 2 मीटर वो उन किलोमीटर के आगे कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस बॉडी की जो अपने डायमेंशन है उसको हम इग्नोर करेंगे, उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? पॉइंट, मतलब उसके हम खुद के डायमेंशन क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या मानेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब हम इस चैप्टर में अपनी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके जो डायमेंशन होंगे उनको हम इग्नोर करने वाले हैं। तो यही होता है बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बस ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो काफी ज्यादा किया है एज कंपेयर टू इट्स ओन साइज, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस चैप्टर में ज्यादातर हम ऑब्जेक्ट्स के डायमेंशंस को इग्नोर करेंगे। जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे हम उनके अपने डायमेंशंस को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे डील करने वाले हैं बच्चों यहाँ, ठीक है। और इसके बाद आपने ध्यान रखना है कि फॉर डिस्क्राइबिंग एनी मोशन, किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए, किसी मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एन ऑब्जर्वर इज रिक्वायर्ड। अगर आपसे कोई ये पूछे कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, तो आपको ये बोलना है कि ऑब्जर्वर कौन है। अगर ऑब्जर्वर आप ही हो तब आपका नजरिया कुछ और हो जाएगा, अगर देखने वाला उस ऑब्जेक्ट कोई और है तो उस ऑब्जेक्ट के लिए हम जो ऑब्जर्वर होगा उसके लिए उस ऑब्जेक्ट का नजरिया कुछ और हो जाएगा। वो क्या मतलब है? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि किसी मोशन को डिफाइन करने के लिए ऑब्जर्वर बड़ा ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आज के बाद आप अपने दिमाग में सेट कर लेंगे,
कभी भी आपने किसी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करना है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है, ऑब्जर्वर आपको रिक्वायर्ड होगा, और ऑब्जर्वर क्या करेगा, सेट हिज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे बच्चों कोई भी ऑपरेशन करना होता है तो उसके लिए क्या चाहिए, डॉक्टर चाहिए होता है, और डॉक्टर ऑपरेशन से पहले वो कंडीशंस को सेट करता है, ऑपरेशन थिएटर को रेडी करता है। वैसे ही यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है हमारा डॉक्टर है, उसने मोशन को स्टडी करना है, और वो मोशन को स्टडी करने के लिए अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट करेगा अपनी चॉइस का। वो सेट करेगा अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपनी चॉइस का। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या आता है बच्चों, इट इंक्लूड्स, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या आता है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई और जेड, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आएंगे, एक घड़ी आएगी, एक क्लॉक आएगी जो ऑब्जेक्ट का टाइम डिफाइन करेगी कि 4 बजे ऑब्जेक्ट कहां पे है, 5 बजे ऑब्जेक्ट कहां पे है। क्लॉक भी चाहिए हमें किसी मोशन को डिफाइन करने के लिए, और ही सेट हिज ओन पोजीशन, और वो अपनी पोजीशन भी सेट करेगा। ऐसा नहीं कि ऑब्जर्वर का मोशन को स्टडी करते हुए वो भी अपना पोजीशन कभी चेंज कर रहा है, कभी कुछ 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 कर रहा है, ऐसा नहीं। वो अपने आप को भी उसको सेट करना होगा, उसको अपनी पोजीशन को भी सेट करना होगा। तो यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। सबसे पहले वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस सेट करेगा, एक्स वाई जेड, उसको एक क्लॉक की जरूरत होगी और वो अपने आप को सेट करेगा। और ज्यादातर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वर को हम सेट करेंगे एट ओरिजिन ऑफ एक्सिस। ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए हम अभी बात करेंगे कि हम अपने ऑब्जर्वर को कहां सेट करेंगे, जो हमने 3 एक्सिस डिफाइन किए हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस जो डिफाइन किया है, हम यहां पे ऑब्जर्वर को फिलहाल सेट करेंगे अपनी आगे की कहानी को चलाने के लिए। ठीक है, यही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हर ऑब्जर्वर अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट करेगा, तभी वो डिफाइन कर पाएगा मोशन, या फिर ऑब्जेक्ट का मोशन डिफाइन कर पाएगा, या ऑब्जेक्ट का रेस्ट पोजीशन डिफाइन कर पाएगा। उसको अपने आप को पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेट करना पड़ेगा। तो इसके बाद ध्यान रखें, जो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड by the 3 coordinates x, y, z। और जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी बच्चों, वो कैसे डिस्क्राइब होगी, 3 कोऑर्डिनेट से। ठीक है बच्चों, अगर ये आपका x है, अगर ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है। बच्चों ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है, x y z। और मान लो यहां पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है कोई, यहां पे इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है। तो इस पॉइंट को हम कैसे अचीव करेंगे, किसी पॉइंट को अचीव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x चलेंगे, फिर क्या चलेंगे, y कोऑर्डिनेट चलेंगे, फिर क्या चलेंगे, z एक्सिस चलेंगे उसका। तो जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो उसके पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स होंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा ओरिजिन कहां पे है या ऑब्जर्वर कहां पे है, वही ओरिजिन मानेंगे हम उसका। उसके बाद हम x एक्सिस चलेंगे, फिर हम y एक्सिस चलेंगे, फिर हम z एक्सिस चलेंगे। जो पोजीशन उस ऑब्जेक्ट की बनेगी वही उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों। तो बच्चों ये आपको पता ही है, किसी पोजीशन ऑब्जेक्ट की कोऑर्डिनेट से कैसे बनती है, पहले x एक्सिस चला जाता है, फिर y एक्सिस, फिर z एक्सिस। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं रेस्ट की। रेस्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड to be at rest if all of its 3 coordinates remain same, that doesn't change with the passage of time.
with respect to an observer with passage of time। अब आप यहां से समझें कि जो ऑब्जर्वर ओरिजिन पे सेट है उसके रेफरेंस में टाइम के साथ अगर कोई पार्टिकल अपने कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कि उस ऑब्जर्वर के रिगार्ड में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब होगा अगर उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हो। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने रूम में फैन की पोजीशन को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, आप अपने फैन को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे और हमने यहाँ पे ऑब्जर्वर सेट कर दिया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ये कॉर्नर है आपके रूम का, ये जो पॉइंट है बच्चों ये कॉर्नर है आपके रूम का, और जो फैन होगा उसका कोई ना कोई पोजीशन होगा, उसका कोई ना कोई पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 z1। t1 टाइम पे भी x1 y1 z1 ही होगा, और जब हम किसी और टाइम पे उस फैन के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे वो तब भी x1 y1 z1 ही रहेंगे। इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। आपने ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, आपने ऑब्जर्वर को ओरिजिन पे ही सेट कर रखना है। और हमारे फैन के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 था एट टाइम t1, और टाइम t2 पे भी x1 y1 z1 ही रहेगा। तो हम बोलेंगे हमारा जो फैन है दैट इज एट रेस्ट, क्योंकि उसके तीनों कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन चेंज करेगा, अगर ऑब्जर्वर यहां पे था तब अगर फैन के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं x1 y1 z1, ऑब्जर्वर अगर यहां चला गया तब तो फैन के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि तब अगर यहां चला गया यहां पे उसने x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस डिफाइन कर लेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, तो इसका मतलब फैन के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और तभी हम डिफाइन कर पाएंगे कोई बॉडी रेस्ट में है या नहीं। वैसे ही हम बात करें मोशन में कब होगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों मोशन में तब होगा इट्स सेड टू बी इन मोशन इफ any of its coordinate changes with passage of time, with passage of time with respect to an observer। किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपना कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा हो, एनी ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट, या तो x में चेंज कर रहा हो या y में चेंज कर रहा हो या फिर z में चेंज कर रहा हो, या x y चेंज हो रहे हैं z चेंज नहीं हो रहा, या तीनों चेंज हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे बॉडी किस में है? मोशन में है। हम बोलेंगे बॉडी किस में है? मोशन में है। जैसे मान लो यहां पे आपका ऑब्जर्वर खड़ा है और हम यहां पे, चलो बना के दिखाते हैं इसको, चलो हम देखते हैं मोशन जो है। अब जैसे आप ये ले लें, यहां कोऑर्डिनेट्स ले लिया हमने 3 0 0, किस टाइम पे? t1 टाइम पे। मान लो पार्टिकल यहां पे है t1 टाइम पे, ऑब्जर्वर यहां पे बैठा है, ये आपका ऑब्जर्वर है, देखने वाला ये है O पे, ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वर है। और t2 टाइम पे बॉडी यहां आ गई, अगर t2 टाइम पे बॉडी यहां आ गई तो इसमें x में चेंज आ जाएगा, y में चेंज नहीं आएगा, z में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी आपकी यहाँ आ गई 6 0 0। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, बॉडी जो है अपने कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज कर रही है, 3 से क्या हो गया 6, तो हम बोलेंगे बॉडी किस में है? मोशन में। लेकिन ये कैसा मोशन है? 1 डायमेंशन मोशन है। और साथ में मोशन में आपने ये भी ध्यान रखना है, नोट आ गया, 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है? 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है? इफ ए बॉडी changes only one coordinate, अगर बॉडी आपकी सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज कर रही है, वही बातें आगे विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर विद पैसेज ऑफ टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम, तो हम बोलेंगे मोशन कैसा है? 1D मोशन है। जैसे ये आपका 1D मोशन हो रहा है, जैसे बॉडी यहां से यहां जाती है,
बॉडी आपकी यहां से यहां जाती है, फिर मान लो और आगे जाती है 800, फिर मान लो वापस आती है 700, बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, फिर उसी स्ट्रेट लाइन में वापस आ रही है, वो भी आपका 1D मोशन ही होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस दौरान भी बॉडी का सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये मोशन कैसा होगा बच्चों, 1 डायमेंशन होगा, या यही होता है बच्चों मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यही होता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। वैसे ही अगर बॉडी, इफ ए बॉडी changes 2 coordinates with respect to an observer with passage of time, अगर बॉडी के 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ, तो हम बोलेंगे बॉडी का मोशन कैसा है, बॉडी का मोशन कैसा है, 2D मोशन है। कैसा मोशन है, जैसे 2D मोशन में कौन सा मोशन होता है बच्चों, सर्कुलर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन आपका 2D मोशन होता है, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ये हम आगे पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन आपका 2D मोशन होता है। देखो जैसे 2D मोशन देखो कैसा होता है, जैसे मान लो ये आपका x है, ये आपका z है, ये आपका y है। तो बच्चों ये जो आपका प्लेन बना, ये जो आपका प्लेन बना, ये वाला, ये कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन, ये आपका एक्स जेड प्लेन बना। और मान लो मैं इस एक्स जेड प्लेन की बात कर रहा हूं जो कि आपका व्हाइट बोर्ड प्लेन है। आपका जो व्हाइट बोर्ड है ना बच्चों, वो भी आपका एक्स जेड प्लेन है, क्योंकि ये आपने एक्स माना था, ये आपने वाई माना था, और ये आपने जेड माना था। ये आपका जेड है, ये आपका एक्स है, तो ये आपका क्या बन गया, एक्स जेड प्लेन, जो कि ये मैंने माना एक्स जेड प्लेन। ठीक है बच्चों। और अगर यहां पे कोई बॉडी मूव कर रही है ऐसे, और ऑब्जर्वर यहां पे है, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और किसी पॉइंट तक जाने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले एक्स चलना होता है, एक्स, हम यहां से एक्स चले, वाई चले नहीं, हमने वाई नहीं चलना, हमने कहां चलना है, जेड चलना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 0 z1, x1 0 z1। और जब ये पार्टिकल यहां चला गया, उसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया, y तो चलना ही नहीं है, z भी चेंज हो गया, तो ये आ गया x2 0 z2। तो हम देख रहे हैं कि एक्स जेड प्लेन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, एक्स जेड प्लेन में कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, चाहे वो सर्कल में मूव करे, चाहे वो जिगजैग वे में मूव करे। मान लो ये आपका x है बच्चों, ये आपका y है, और ये आपका z है। ये बोर्ड कौन सा प्लेन आ गया, एक्स जेड प्लेन। इस पे कोई भी बॉडी क्रॉल करे, जैसे मैंने दिखाया है, इस पे कोई भी बॉडी क्रॉल करे, तो उस क्रॉलिंग में कभी भी y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, सिर्फ x और z चेंज होगा। तो वो कैसा मोशन हुआ बच्चों, 2 डायमेंशन मोशन। मतलब एक्स जेड प्लेन पे जो भी मोशन होगा कैसा होगा, 2 डायमेंशन। वैसे ही आपका वाई जेड प्लेन पे जो मोशन होगा कैसा होगा। अब वाई जेड प्लेन पे बच्चों आपका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। जो भी मोशन इस वाई जेड प्लेन पे होगा वो आपका हमेशा क्या होगा, 2 डायमेंशन मोशन होगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपका कौन सा प्लेन बनेगा बच्चों, ये बनेगा एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई, एक्स वाई प्लेन आपका ये बनेगा, ये ऐसा प्लेन, बिल्कुल ठीक है, ये प्लेन बनेगा आपका एक्स वाई प्लेन बनेगा, क्योंकि ये एक्स था, ये वाई था, और ये जेड था। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका जेड है। तो आपका ये वाला प्लेन क्या बना, ये वाला प्लेन क्या बना आपका, ये बना एक्स में और वाई में, बना एक्स वाई प्लेन। तो जो भी आपका मोशन एक्स वाई प्लेन में होगा वो भी आपका 2D मोशन होगा। मतलब कोई भी मोशन अगर प्लेन में हो रहा है, कोई भी मोशन अगर आपका प्लेन में हो रहा है, वो आपका हमेशा 2D मोशन होगा। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं 3D मोशन की। 3D मोशन, 3D मोशन
और अगर इफ ए बॉडी चेंजेस all of its three coordinates with the passage of time, तो 3D मोशन होता है। और कोई भी बॉडी अपने तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर पार्टिकल अपने तीनों कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज कर रहा है, वो कैसा मोशन माना जाएगा बच्चों? 3D मोशन। जैसे इसका एग्जांपल क्या है 3D मोशन का? जैसे हम बात करें मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन ए कंटेनर, ये हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब पढ़ेंगे वहां पे हम मोशन में 3 डायमेंशन पढ़ेंगे। मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन ए कंटेनर, कोई भी आप कंटेनर मान लो, कोई भी आप अपना रूम मान लो, रूम में मॉलिक्यूल्स अपने कोऑर्डिनेट्स बार बार चेंज करेंगे, वो जिगजैग वे में मूवमेंट करेंगे। तो जो जिगजैग वे में मूवमेंट होगा उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं तीनों वो बार बार टाइम के साथ चेंज होंगे, तो हम ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे बच्चों? 3D मोशन बोलेंगे। अब आपने ये नहीं समझना कि हमेशा जो एक्स टाइम में एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलेगा वही आपका 1 डायमेंशन होता है, जो जेड एक्सिस के लॉन्ग चलेगा वही आपका 1 डायमेंशन होगा, या जो आपका वाई एक्सिस लॉन्ग चलेगा वही आपका 1 डायमेंशन होगा, या फिर आपका जो इस सामने वाली वॉल पे चलेगा, ठीक है, वही आपका 2 डायमेंशन होगा। ऐसा नहीं है, इसमें देख लें, इसमें थोड़ा सा और भी डिस्क्रिप्शन हम थोड़ा देख लें, इसको हम थोड़ा जर्नलाइज कर रहे हैं बात को बच्चों। अगर आप इमेजिन करें ये आपका कॉर्नर है रूम का, ये आपका कॉर्नर है रूम का, यही आपका ओरिजिन भी है और यहीं पे आपका ऑब्जर्वर भी है। हम यही बात, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यही आपका कॉर्नर ऑफ रूम है। आप अपना रूम इमेजिन करें और एक कॉर्नर पे चल जाएं इसके बॉटम पे, ठीक है, ये आपका एक्स आ गया, ये आपका वाई आ गया। तो आप इमेजिन करें एक्स वाई क्या आएगा, ये आपका फ्लोर आ जाएगा, ठीक है, ये आपकी फ्रंट वॉल आ गई, ये एडजेसेंट टू फ्रंट वॉल आ गई। तो ये कौन सा प्लेन आ गया? एक्स जेड प्लेन आ गया, ये जेड है। ये कौन सा प्लेन आ गया? वाई जेड प्लेन आ गया। तो ये जो बेस आ गया, फ्लोर आ गया, ये कौन सा प्लेन आ गया? एक्स वाई प्लेन आ गया। अब आप ध्यान से समझें, अब आप इस रूम को देखें, रूम तो आपका 3D है, ठीक है, ठीक है, उसमें एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तो आपका जो रूम है वो एक क्यूबाइड है, आप इमेजिन करें। और मान लो ऑब्जर्वर यहां बैठा है, कोई भी मोशन इस रूम में, कोई भी मोशन, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं, इस रूम में कोई भी मोशन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा वो हमेशा 1 डायमेंशन रहेगा। इस रूम में कोई भी मोशन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा वो हमेशा 1 डायमेंशन है। इस रूम में कोई भी मोशन जो जेड एक्सिस के पैरेलल रहेगा वो भी 1 डायमेंशन होगा। इस रूम में कोई भी मोशन जो वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा वो भी आपका 1 डायमेंशन मोशन होगा। अगर मान लो यहां पे ऑब्जर्वर है और एक पार्टिकल आपका यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जा रहा है पार्टिकल, ठीक है, ये कॉर्नर है और इस रूम में ये पार्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जा रहा है। जब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जा रहा है तो हम देखेंगे ये वाला मोशन किसके पैरेलल है? जेड एक्सिस की। तो हम आंखें बंद करके बोल देंगे ये 1 डायमेंशन मोशन है। क्यों? क्योंकि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगी ना तो वो एक्स एक्सिस में मूव कर रही, ना वो वाई एक्सिस में मूव करेगी, वो सिर्फ जेड एक्सिस में मूव करेगी। और ना ही वो एक्स एक्सिस में मूव करेगी, ना ही वो वाई एक्सिस में मूव करेगी। मतलब ना ही उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ना ही उसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, उसका सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा। मतलब एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा। इसका मतलब वो मोशन कैसा हुआ? 1 डायमेंशन मोशन। तो वही मैंने आपको बोला, और कोई बॉडी ऐसे स्ट्रेट चल रही है, एक्स एक्सिस पे नहीं, एक्स एक्सिस से पैरेलल, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो जब भी मोशन आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जेड एक्सिस के पैरेलल होगा, वाई एक्सिस, तो हमेशा मोशन क्या होगा बच्चों? वो 1 डायमेंशन होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अब 2 डायमेंशन में समझें, अगर बॉडी आपकी, ये कौन सा प्लेन है आपका? ये आपका एक्स जेड प्लेन है। तो बच्चों ये कौन सा प्लेन है? ये आप रूम के अंदर आ गए। ये कौन सा प्लेन है? ये भी आपका एक्स जेड प्लेन है। बॉडी आपकी यहां पे क्रॉल करे, ऐसे चले, तो आपका मोशन कैसा हो रहा है? एक्स जेड प्लेन में हो रहा है, तो मोशन कैसा हुआ? 2D मोशन हुआ।
अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पे क्रॉल कर रहा है तब भी आपका मोशन कैसा होगा, 2D मोशन होगा। क्यों? क्योंकि ये मोशन भी इस प्लेन के पैरेलल है। ये जो आपका एक्सलेट प्लेन है, आप अपने रूम में कितने एक्सलेट प्लेन बना सकते हैं? इनफिनाइट। देखें, ये एक्सलेट प्लेन है, ये प्लेन भी इसके पैरेलल 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 है। ये सारे प्लेन्स जो हैं ये इसके पैरेलल है। और जब भी मोशन इसमें होगा, ये जैसा ये मोशन हो रहा है, 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 ये सब आपके 2 डायमेंशन मोशन है। क्यों? क्योंकि जब बॉडी इस कॉपी पे चल रही है वो आपका वाई एक्सिस नहीं चल रही, सिर्फ एक्स एक्सिस चल रही है और जेड एक्सिस चल रही है। मतलब इस प्लेन के पैरेलल जितने प्लेन्स होंगे, जितने भी प्लेन्स होंगे, ये सारे प्लेन्स किसके पैरेलल हैं? ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन किसके पैरेलल है? इसके। तो जो भी इस प्लेन के पैरेलल में मोशन होंगे वो हमेशा 2D मोशन होंगे। ठीक है। और ये जो फ्लोर था, ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। अगर आपका मोशन इस कॉपी पे हो रहा है, ऐसे इस कॉपी पे हो रहा है, अगर आपका मोशन इस कॉपी पे हो रहा है, या मान लो कोई इंसेक्ट है, कोई स्नेक है जो आपके फ्लोर पे क्रॉल कर रहा है, कैसा मोशन होगा? 2D मोशन होगा, क्योंकि वो हाइट गेन नहीं कर रहा, उसमें जेड एक्सिस नहीं आएगा। तो जो भी फ्लोर पे मोशन होगा इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कैसा मोशन होगा? 2D मोशन होगा। अब उस फ्लोर के पैरेलल कितने प्लेन्स बनेंगे? इनफिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स बनेंगे। ये भी प्लेन फ्लोर के पैरेलल है, ये प्लेन भी फ्लोर के पैरेलल है, ये प्लेन भी फ्लोर के पैरेलल है। तो इन पे जितने भी मोशंस होंगे बच्चों, वो सब के सब 2D मोशन होंगे। कहने का मतलब ये है, इस रूम में जितने भी मोशन हो रहे हैं, अगर वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के पैरेलल हो रहे हैं, ये स्ट्रेट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये स्ट्रेट जेड एक्सिस के पैरेलल है, ये स्ट्रेट वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो जब भी इन तीनों एक्सिस के पैरेलल होंगे तो हम बोलेंगे वो 1 डायमेंशन मोशन है। अगर वो प्लेन्स के पैरेलल में होंगे, ठीक है, अगर वो प्लेन्स के पैरेलल में होंगे तो हम बोलेंगे वो 2 डायमेंशन मोशन है। और अगर रूम में जिगजैग मोशन हो रहा है, कभी पार्टिकल यहां जा रहा है, कभी यहां जा रहा है, कभी यहां जा रहा है, ठीक है, बार बार अपना प्लेन चेंज कर रहा है, बार बार अपने एक्सिस चेंज कर रहा है, तो हम बोलेंगे वो कैसा मोशन है बच्चों? वो आपका 3 डायमेंशन मोशन है। ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मोशन क्या क्या होता है। और इसके लिए आपको हमेशा क्या देखना है, आपकी ऑब्जर्वर ने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या सेट किया है और ऑब्जर्वर अपने आप को कहां पे सेट कर रहा है। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट आज के हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये अगर यहाँ पे एक बस है जो मोशन में है, और ये आपने 9th में पढ़ा है, आपके पास ये ABC फॉर B, अगर हम ऑब्जर्वर B को माने तो A इज एट रेस्ट। हम B के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो A क्या है? रेस्ट पे है। अगर हम B को पूछें कि A का स्टेटस क्या है तो B बोलेगा A आपका क्या है? रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अगर मैं इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट करूं, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हो रहे। अगर ये यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 0 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स में मानूं 0 0 0, तो टाइम के साथ ये जो A है ये B के रिस्पेक्ट में अपने कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं कर रहा, तो हम B के लिए A क्या होगा? रेस्ट में होगा। लेकिन अगर मैं C के रिस्पेक्ट में देखूं, इसके रिस्पेक्ट में देखूं, फॉर C A is in motion, A is in motion। और इस C के रिस्पेक्ट में बच्चों, इस C पर्सन के रिस्पेक्ट में A जो है वो मोशन में है। क्यों? क्योंकि A के कोऑर्डिनेट्स बार बार चेंज होंगे, A के कोऑर्डिनेट्स बार बार चेंज होंगे। किस रिस्पेक्ट में? C के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि A आपका बस में है जो कि मोशन में है। लेकिन B के रिस्पेक्ट में A आपका क्या है? रेस्ट में है। तो हमने देखा ये बॉडी रेस्ट में है इसके रिस्पेक्ट में, और यही बॉडी मोशन में है इसके रिस्पेक्ट में। तो इस पार्ट को हम कहते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म का मतलब जो बॉडी रेस्ट में है एक के रिस्पेक्ट में, वो जरूरी नहीं कि रेस्ट में हो दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो दूसरे के रिस्पेक्ट में बच्चों मोशन में भी हो सकती है। तो आपने ये समझा कि ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इस बॉडी को देखने वाला
कौन है। तो आज के बाद जब भी आपने किसी बॉडी की पोजीशन के बारे में बताना है, वो रेस्ट में है, स्टेटस के बारे में बताना है कि वो रेस्ट में है, मोशन में है, तो सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करनी है, सबसे पहले अपने ऑब्जर्वर की बात करनी है, और टाइम की बात भी करनी है कि इस टाइम पे क्या है, क्योंकि आपके लिए टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है काइनेटिक्स में। तो बच्चों यही था आपका आइडिया आज का। कोई बॉडी रेस्ट में कब होती है, कोई बॉडी मोशन में कब होती है, और कितनी तरह का मोशन होता है, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन या 3 डायमेंशन मोशन। तो यही था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मोशन। और मैंने आपको ये बताया कि इस चैप्टर में आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की बातें करनी है, और इस सब्जेक्ट में आप ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपने फोर्स की बात अभी नहीं करनी है। फोर्स की बात आपने नेक्स्ट चैप्टर जो हम लॉस ऑफ मोशन पढ़ेंगे वहां पे करेंगे। थैंक यू बच्चों।